12 सितंबर सन 1916 टेनेसी यूएसए का एक छोटा सा टाउन जिसका नाम था किंग्सपोर्ट। ये वाला दिन कुछ खास था क्योंकि इस दिन इस टाउन में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस टाउन के लोगों ने कभी नहीं देखा था। और इस दिन हुई घटना की यादें उनके जहन में बसने और रूह को कंपाने जा रही थी, जिसे वो दशकों तक भूलने वाले नहीं थे। सुबह का वक्त था। घर में बैठे लोगों को अचानक गूंजती हुई अनसुनी सी आवाजें आई, जिसे सुन लोग अपने घरों से निकल भागकर बाहर गलियों में उमड़ पड़े, क्योंकि इस शहर में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। एक ट्रैवलिंग सर्कस ने अचानक उनके शहर दस्तक दी। सर्कस का नाम था स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो। देखिए, उस दिन ट्रैवलिंग सर्कस के परफॉर्मेंस सबसे पहले बहुत ही बड़ी परेड निकालने वाले थे और लास्ट में जो नॉर्मल सर्कस में होता है करतबबाजी वगैरह वगैरह के साथ फिनिश करने वाले थे। खैर, सब कुछ होना तो प्लान के हिसाब से ही चाहिए था, लेकिन यह सब किंग्सपोर्ट के रहवासियों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बिगेस्ट इवेंट था। दोपहर होते होते सब लोग मेन स्ट्रीट पर इकट्ठा होने लगे। म्यूजिक की आवाजें दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। फिर जोकर्स क्लाउन्स ने एंट्री मारी, जो कि बैंड बाजे बजाते हुए निकलते हैं। जिसके बाद बाजीगर और उनके कुत्ते आए, जिन्हें विभिन्न रंगों में रंगा गया था। यही नहीं, उनके पास घोड़े, शेर और सी लाइन्स भी थे। ओवरऑल बात करें तो इस सर्कस ने किंग्सपोर्ट वासियों को पूरा चौंका के रख दिया। लोग हिल गए और खुशी से चीखने लगे। लेकिन इस परेड के सबसे मेन और एक्साइटिंग पार्ट थे इसके एलिफेंट्स। टोटल 5 हाथी थे जो फ्रंट में सबसे आगे चल रहे थे। एक हाथी ने दूसरे हाथी की पूंछ अपनी सूंड से पकड़ रखी थी, जैसे कि हाथियों की रेलगाड़ी आ रही हो। और जो एलिफेंट लाइन को सबसे आगे लीड कर रही थी वो क्लियरली शो की स्टार थी और लोग उसी को देखने उमड़े थे। इस हथनी का नाम था मैरी। सर्कस के ओनर चार्ली स्पार्क्स ने इश्तेहार में तो मैरी को इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल की तरह पेश किया था। मैरी 5 टन से भी ज्यादा भारी थी और चार्ली के पास ये हथनी जब 1 साल की थी तब से उसने उसे प्यार से पाला था। उसने इस हथनी को बहुत से ट्रिक्स सिखाए हुए थे। ये हथनी अपने सर पर खड़ी हो सकती थी और ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट पर ये हथनी करीब 25 सॉन्ग्स बजा सकती थी और बेसबॉल को भी थ्रो कर सकती थी। चार्ली मैरी को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसे पता था यही हथनी उसकी सर्कस की सक्सेस के लिए हुक्म का इक्का है। अगर वो नहीं तो यह सर्कस भी नहीं। उस टाइम के दौरान अमेरिका में बहुत सारी और भी ट्रैवलिंग सर्कस थी जिनके साथ चार्ली को compete करना पड़ता था। लेकिन चार्ली अभी इस गेम में बिल्कुल नया था और उसकी सर्कस अभी बाकी कंपटीटर्स की जितनी बड़ी नहीं थी। देखिए, चार्ली की सर्कस बोले तो मैरी के सर के ऊपर ही चल रही थी क्योंकि ज्यादातर लोग मैरी को ही देखने आते थे। उस दिन यानी 12 सितंबर सन 1916 को जब मैरी किंग्सपोर्ट की मेन स्ट्रीट पर आधी सड़क को कवर करके चल रही थी तो लोगों की आंखें फटी रह गई। और जो आदमी मैरी को हैंडल कर रहा था, या कह लो उसका ड्राइवर था, उसका नाम था रेड एल्ड्रिच। और रेड को देख सभी लोग जेलस फील कर रहे थे क्योंकि सिर्फ उसे मैरी की सवारी करने का चांस मिला था। रेड 38 साल का था। चार्ली ने उसे 1 दिन पहले ही हायर किया था। वो एलिफेंट हैंडलिंग में अभी नया था। वैसे तो चार्ली ने अपने सारे स्टाफ को ही एनिमल्स को बहुत ही जेंटली ट्रीट करने के लिए ट्रेन किया था, लेकिन रेड थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का बंदा था। और पता नहीं क्यों रेड को किस बात का गुस्सा था जो वो अपना सारा गुस्सा उस बेजुबान हथनी मैरी पर निकाले जा रहा था। रेड मैरी को पिछले 1 दिन से किसी न किसी बहाने से टॉर्चर कर रहा था और मैरी को यह बंदा बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी वो बेचारी हथनी इसका बर्ताव सहती रही। पहले ही दिन रेड ने मैरी को अपनी स्टिक से बहुत पीटा और नुकीले कीलों से भरे रास्ते पर भी चलाया। रेड को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता था मैरी को परेशान करने का। उसे अब मैरी को टॉर्चर करने में मजा आने लगा था और हद तो तब पार हो गई जब उसने एक लोहे की रोड को गर्म करके मैरी की सूंड पर लगा दिया और मैरी दर्द से चिल्ला उठी। जब भी मैरी दर्द से चिल्लाती तो यह साला अपनी बत्ती से दिखाकर हंसने लगता और कुछ भी उठाकर मैरी के ऊपर फेंक दिया करता। इससे उसे खुशी मिलती। उधर चार्ली इस बात से अनजान कि उसकी अपनी प्यारी हथनी को यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। उसे उसके नए हैंडलर रेड के इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन आगे चलकर मैरी अपने हैंडलर यानी रेड की धज्जियां उड़ाने वाली थी और मैरी का वो बदला इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था जिसे देख रेड के पूर्वजों की भी रूह कांप गई। खैर, अगले दिन जब उस टाउन में परेड खत्म हुई और जब नॉर्मल सर्कस एक्ट चालू होने वाले थे तो रेड मैरी को लेकर नजदीक वाले पॉन्ड पर गया ताकि मैरी वहां से पानी पी सके। तो जैसे ही मैरी पॉन्ड की तरफ चलने लगी, अचानक उसे रास्ते में पड़ा एक वाटरमेलन दिखा जिसे खाने के लिए मैरी वहां रुक गई। मैरी को देखने के लिए उसके आसपास और ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी और इसी बीच मैरी ने अब रेड की बात मानना भी बंद कर दिया था बिकॉज उसने बहुत सहन कर लिया था। लेकिन ये सब देख रेड को अचानक गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि लोगों को लगेगा कि इसका तो हाथी पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए रेड ने गुस्से में जो उसके पास तीखी मेटल रोड थी वो उसे मैरी के कान के नीचे जोर से घुसा देता है जिससे मैरी की स्किन फट गई और वो दर्द से चिंगार उठी। देखिए, वैसे तो मैरी बहुत ही जेंटल टाइप की हथनी थी, लेकिन पिछले 24 घंटों से जब से उसका न्यू हैंडलर आया था तब से वो उसके साथ जातियां कर रहा था और अब उसने उसके कान में एक मेटल रोड घुसेड़ दी। इस बार तो हद ही पार हो गई। मैरी को इतना ज्यादा गुस्सा आया उसने वाटरमेलन को नीचे फेंका और रेड की ओर मुड़ गई। रेड मैरी का ये रूप देख घबरा गया और उसका गला सूखने लगा। उसे लगा अब ये हथनी पिछले 24 घंटों का हिसाब करने वाली है, तो वो उसे वहीं छोड़ वहां से भागने लगा। लेकिन मैरी ने अपनी सूंड
सूंड से उसे पकड़कर दूर फेंक दिया, जोर से मारा और ये देख वहां आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन मैरी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रेड जो कि वहां नीचे बुरी हालत में पड़ा हुआ था, मैरी उसके पास दौड़ती हुई गई और पहले तो उसने रेड की आंखों में घूरा और फिर उसने अपने अगले पैर उठाए और 5 टन वजन दे तरीके रेड की खोपड़ी पर दे मारा। रेड की खोपड़ी वहीं फट गई और मैरी ने उसका वहीं वध कर दिया। चार्ली ने जब यह शोरगुल सुना तो वो भागा भागा आया तो उसने देखा मैरी अपने पूरे डेंजरस मोड में थी। तो वो आहिस्ते आहिस्ते मैरी के पास गया और उसे शांत किया। उसके बाद चार्ली ने नोटिस किया कि रेड की पिचकी हुई स्कल वाली बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। इस टाइम तक जो लोग वहां से भाग खड़े हुए थे, मैरी के शांत होते ही वो भी वापस आ गए। अब सब आग बबूला हो गए और मैरी को मर्डरर मर्डरर कहकर जोर जोर से नारे लगाने लगे। देखिए ये जो भी हो रहा था वो चार्ली के बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि जो मैरी आज के शो की स्टार होने वाली थी, उसी हथनी ने अपने ही हैंडलर को पिचका कर मार दिया। रेड के डेथ की खबर तुरंत उस टाउन और आसपास के टाउन में फैल गई और कुछ ही देर में गुस्से से भरी हुई जनता मैरी को मारने के लिए वहां पहुंचने लगी। किंग्सपोर्ट के एक पुलिस वाले ने तो मैरी पर गन भी फायर कर दी थी, लेकिन मैरी की मोटी चमड़ी ने उसे बचा लिया। इस पॉइंट तक चार्ली को यह एहसास हो गया था कि चाहे ही मैरी उसकी स्टार ऑफ द शो थी, लेकिन अगर वो मैरी को आने वाले शोज में परफॉर्म करने के लिए ले जाता है तो वो कंगाल हो जाएगा। देखिए चार्ली का अपनी हाथी फ्रेंड मैरी के साथ दिल से लगाव था, क्योंकि वो उसकी सबसे पुरानी और मोस्ट लॉयल पार्टनर थी। उसने मैरी को अपने बच्चे की तरह पाला था और वो उसके बिना सर्कस चलाना सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अगर वो अपनी प्यारी मैरी के साथ शोज कंटिन्यू रखता तो उसका सर्कस बंद हो सकता है। और यही सोच सोचकर चार्ली परेशान हो गया और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई उसकी प्यारी मैरी को मार ना दे, क्योंकि चार्ली की पूरी टीम अब मैरी से नफरत करने लगी थी। 12 सितंबर की उस रात चार्ली पूरी रात नहीं सोया। वो ये सोचता रहा कि वो अब करे तो करे क्या। अगली सुबह आते आते उसने अच्छे से सोच लिया था कि उसे करना क्या है और अब वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जुट गया। चार्ली ने अपने पूरे क्रू को फटाफट सामान बांधने का ऑर्डर दिया और अगले टाउन पहुंचने को कहा। उस टाउन का नाम था एरबिन। चार्ली ने कहा जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे, वहां वो एक ऐसा शो करेंगे जिसे पूरी दुनिया ने पहले तो ना कभी देखा होगा और ना सुना होगा, और शो इतना खतरनाक और तगड़ा होना चाहिए जिससे लोग मैरी को भूल जाएं और उनका मैरी पर से गुस्सा भी शांत हो जाए। चार्ली की पूरी टीम अरविंद नाम के टाउन में अगले दिन करीब 10 बजे पहुंच गई और वहां पहुंचने के इमीडिएटली बाद सारे परफॉर्मर्स उस ग्रैंड शो की तैयारी में जुट गए, जो कि परेड, फिर सर्कस और फाइनल एक्ट के साथ खत्म होनी थी। और यह फाइनल ग्रैंड एक्ट ही था जिसका प्लान चार्ली ने सारी रात सोचकर बनाया था। और इस ग्रैंड एक्ट का पता सारे एरविंद टाउन के लोगों को लग चुका था, जिससे यह टाउन पूरी तरह से पैक्ड था और दूर दूर से लोग इस एक्ट को देखने के लिए पहुंच रहे थे। अराउंड दोपहर के 12 बजे परेड स्टार्ट हुई, लेकिन मैरी को इस परेड में शामिल नहीं किया गया। उसे तो चेन से बांधकर मेन सर्कस एरिया से बाहर रेलवे लाइन के पास रखा गया था, जहां पर बाद में सर्कस एक्ट होने वाला था। अब सर्कस चालू होती है। मैरी अभी भी सर्कस एरिया से बाहर चेन से बंधी हुई थी। उसे अभी भी खोला नहीं गया था। वो वहां पूरी कंफ्यूजन में बस चेन से बंधी खड़ी हुई थी। जब जब भी सर्कस से म्यूजिक बजता तो मैरी आदत और अपनी ट्रेनिंग से मजबूर उस म्यूजिक के साथ साथ नाचने और झूमने लगती। और सवाल फिर से वही, किसी को नहीं पता था आखिरकार वो वहां सर्कस के बाहर चेन से बंधी क्यों थी। खैर फाइनली सर्कस खत्म होती है और इस पॉइंट तक सारे लोग सर्कस देख के अब रेलवे ट्रैक के पास पहुंचने लगे। और जैसे ही उन्होंने वहां बंधी हुई मैरी को देखा तो वो उसे कातिल मैरी कहकर चिल्लाने लगे। और फिर बारी आती है उस ग्रैंड एक्ट की, जिसे कि चार्ली ने लोगों को दिखाने का प्रॉमिस किया था। चार्ली के हाथियों के 4 हैंडलर्स रेलवे लाइन के पास हाथियों को लेकर पहुंचे। देखिए वहां इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे कि जहां तक नजर जा रही थी वहां तक लोगों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आम लोगों के साथ साथ वहां प्रेस के लोग भी अपने कैमरे के साथ उस वंस इन ए लाइफ टाइम एक्ट को कैप्चर करने पहुंचे हुए थे। अब चार्ली उसके 4 हाथियों को क्रू के साथ लेकर रेल रोड ट्रैक पर पहुंचता है, लेकिन क्राउड का बढ़ता गुस्सा देख वो मैरी को छोड़कर बाकी के 4 हाथियों को वापस उनके हैंडलर के साथ सर्कस एरिया की ओर भेज देता है। लोग गुस्से से पागल हो रहे थे, लेकिन चार्ली लगातार मैरी को, जो कि थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी, चार्ली उसे प्यार से अपने हाथ से सहलाकर शांत करने लगा कि तभी चार्ली का एक क्रू मेंबर, जो कि अब मैरी से नफरत करने लगा था, वो मैरी के पिछले पैरों को गुस्से से रेलवे ट्रैक के साथ चेन से बांध देता है। मैरी बहुत ही वेल ट्रेंड थी, हालांकि वो कंफ्यूज थी कि हो क्या रहा है, सब मुझसे नाराज क्यों है, लेकिन फिर भी उसने फाइट बैक नहीं किया। फिर एंट्री होती है एक रेल क्रेन की, जिसे मैरी के जस्ट पीछे रोका जाता है। फिर एक एक कर सभी हाथियों को उस हुक की मदद से चेन के साथ बांधकर ट्रेन के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया गया। अब लास्ट में सिर्फ मैरी बची थी और सबसे भारी भी वही थी। टीम का मेंबर उस क्रेन से लटकती हुई चेन को पकड़कर मैरी की पीठ पर चढ़ गया। और याद रखिए, अब ज्यादातर चार्ली की टीम मैरी से नफरत करती थी। वो जो बंदा मैरी के ऊपर चढ़ा था वो चुपके से उस चेन को मैरी की गर्दन के साथ लपेटकर फटाफट नीचे कूद गया। उधर चार्ली, जो अभी भी मैरी की सूंड को सहला रहा था, वो मैरी की सूंड को हमेशा की तरह हक करके वहां से जाने लगा। वहीं जो लोग अब तक शोर मचा रहे थे, अब वो भी एकदम चुप हो गए। थोड़ा दूर पहुंचते ही चार्ली उस क्रेन में बैठे रेल रोड वर्कर को इशारा करता है और कहता है,
घर जाने का वक्त आ गया, जिसे सुन क्रेन का वर्कर लीवर को पुल करने लगा। देखिए इस पॉइंट तक माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था, जैसे कि दर्शकों को पहले ही पता हो कि होने क्या वाला है। और फिर अचानक हर तरफ चेन की आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगी। चेन बांधने वाले की मेहरबानी से और खिंचाव की वजह से मैरी की गर्दन पर अब धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा। मैरी अब मूव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक वर्कर ने पहले ही उसके पांव पटरी से बांध दिए थे। ऊपर गर्दन से क्रेन खींच रही है और नीचे से उसके पांव बंधे हुए हैं। मैरी अब पूरी तरह से पैनिक मोड में आ गई थी। उसने अपने मालिक चार्ली की ओर देखा और जोर से चिंगाड़ने लगी, मानो जैसे मदद की पुकार कर रही। वो अभी भी कंफ्यूज थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें चार्ली की तरफ देखते हुए गिरने लगी, लेकिन कोई भी मदद उस तक नहीं पहुंची। क्रेन ने अब उसे उठा लिया था। बहुत देर हो गई थी, अब चाहे तो चार्ली भी कुछ नहीं कर सकता था। एट द एंड उस क्रेन ने मैरी की गर्दन पर इतना ज्यादा खिंचाव डाला कि मैरी के फ्रंट लेग्स जमीन से उठकर हवा में हो गए। मैरी तड़प रही थी और कंफ्यूज भी। वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते एक जोर की चिंगाड़ के साथ तड़पते तड़पते मैरी ने चार्ली की तरफ और एक आखिरी बार देखा, और फिर सब कुछ शांत हो गया, मानो जैसे उसने चार्ली की आंखों में देखकर कहा हो, कोई बात नहीं, अलविदा। उस क्रेन से मैरी को उन्होंने तब तक लटकाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। और अब मुझे बताते हुए शर्म और हैरानी भी हो रही है। काश ये तो ना होता, पर आखिरकार वही हुआ, क्योंकि यही था चार्ली का एक रात पहले सोचा हुआ ग्रैंड एक्ट, जिसे देख सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। ये सारा प्लान चार्ली ने ही पूरी रात जागकर बनाया था। चार्ली ने अपने सबसे प्यारे जानवर और साथी को, जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था, उसे सिर्फ इसलिए फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया ताकि वो लोगों की तालियां बटोर सके। चार्ली चाहता तो मैरी को बचा सकता था, पर उसने चुना भीड़ की वाहवाही और अपना सर्कस का बिजनेस, और उसका बिजनेस बच भी गया और आने वाले सालों में फला फूला भी, लेकिन सिर्फ मैरी को मार के और उसकी बदनामी की वजह से कि देखो देखो ये तो वही सर्कस वाले हैं जिन्होंने अपने हाथी को लटका दिया। खैर, मैरी को मारने के बाद चार्ली कभी भी वो पुराने वाला हंसता खेलता चार्ली नहीं रहा, जैसे वो चार्ली मर गया हो, और उसने जल्दी ही रिटायरमेंट भी ले ली और 1944 में खुद भी चुपचाप चल बसा। आज के दिन टेनेसी का ये टाउन एरविन एक हाथी को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के नाम से जाना जाता है। आपको क्या लगता है जो चार्ली ने अपने पालतू हाथी के साथ किया, वो लॉयल हाथी जो चार्ली को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता था, क्या वो जस्टिफाइड था? क्या एक मासूम, वफादार और बेजुबान जो दर्द में था और जिसे बार बार सताया गया था, जिसकी वजह से वो अनजाने में एक इंसान की जान ले बैठा, क्या उस बेजुबान को फांसी पर लटका देना, वो भी अनजान लोगों की तालियां बटोरने के लिए, क्या ये सही था? फिट्टे मुंह, इससे घटिया लोग और वो घटिया शो भाड़ में जाए। गाली देने का मन कर रहा है। उसे जंगल नहीं छोड़ा जा सकता था? क्या उसकी जान लेना ही एक लास्ट ऑप्शन था? वैसे मैं बताता चलूं, मैरी को लटकाते वक्त एक बार वो चेन टूट भी गई थी, लेकिन उसे फिर से दोबारा क्रेन पर लटका दिया गया, मानो इंसानियत खत्म हो गई। जानवर की जान बस तालियां बन गई। उस गूंज में उसकी चीखें दब गई। उसे समझा नहीं गया, बस सताया गया। उसके दर्द को भी तमाशा बनाया गया। वो दर्द से चिल्लाई और जवाब में उसे मौत सुनाई। कभी सताया गया, कभी तड़पाया गया, और आखिर में बस एक शौक एरिया मिटाया गया। एक गलती और पूरी वफादारी राख बन गई। एक घटिया सा शो और उसकी पूरी जिंदगी इतिहास बन गई। ओवर एंड आउट।